फ्रेंड, आज हम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट साइंस का प्रीवियस पेपर का मॉक टेस्ट इस वीडियो में लगाने वाले हैं। और आपका आने वाला एग्जाम है तो उस एग्जाम के लिए है मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस मॉक टेस्ट में आपके कम से कम 20 सवाल आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे गारंटी के साथ। ठीक है, तब हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल ये है, पादप कोशिका के अंदर उपस्थित तरल का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कोशिका रस। आपको कोशिका रस वाले ऑप्शन पर ही टिक लगा देना है और आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी उपकला उत्तक की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कोशिकाएं शिथिल रूप से व्यवस्थित होती हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस मॉक टेस्ट के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। आपके एक छोटे से लाइक से जो है बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। गोल्जी उपकरण के कार्य में पुटिकाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा वे पदार्थों को लाती हैं और ले जाती हैं, इसलिए कार्य में वो पुटिकाएं महत्वपूर्ण होती हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। किसी कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर है, वो हो जाएगा कोशिका की क्रियाशीलता पर निर्भर करती हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तंत्रिका ऊतक में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा निश्चल कणिकाएं उत्तरदायी होती हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित नहीं है पदार्थों के प्रवेश और निकास की अनुमति देना, ये जो है इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं होता, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अमीबा को भोजन प्राप्त करने में कौन सहायता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली जो है वो अमीबा को भोजन प्राप्त कराता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। बहुकोशिकीय जीव में प्रत्येक कोशिका जीवित रहने में कैसे सहायता करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा श्रम विभाजन का पालन करके। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मुकुलन का सही क्रम कौन सा है? इन चारों में से मुकुलन का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही क्रम है ये मुकुल निर्माण, उसके बाद केंद्रक विभाजन, उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन, उसके बाद पृथक्करण, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, एक कोशिकीय जीवों में अपशिष्ट निष्कासन किस प्रकार होता है? ठीक है दोस्तों, ऐसे सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आरआरबी का हो, यूपी का हो, एसएससी का हो, मैं सभी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट प्रीवियस पेपर के जो कई बार एग्जाम में पूछे हुए सवाल है, मैं सिर्फ वही पेपर वही अपने प्रैक्टिस सेट में लेके आता रहता हूँ। ठीक है, तो ऐसे प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। और अगर आपको इस मॉक टेस्ट में कहीं भी कोई डाउट हो तो उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो चलो हम सवाल देखते हैं। सवाल का आंसर है इसका सरल विसरण द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। द्विविखंडन प्रक्रिया में किसकी संभावना सबसे कम होती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आनुवांशिक पदार्थों का असमान विभाजन जो है उसकी संभावना सबसे कम होती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कोशिका द्रव्य जिस जलीय पदार्थ से बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं साइटोसोल, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। प्याज के छिलके की कोशिकाओं के अध्ययन से क्या निष्कर्ष निकलता है? तो इसके अध्ययन से ये निष्कर्ष निकलता है कि सभी प्याज कोशिकाओं से बने होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रिक्तिकाओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसके कथन में जो है रिक्तिकाओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है, इसमें आपको ये देखना है। बाकी इसका आंसर हो जाएगा, ये है प्रोटीन संश्लेषण करती है, ये कथन बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखेंगे। पादप कोशिका में रिक्तिका कोशिका के आयतन का कितना भाग घेरती है? तो ये घेरती है 50 से 90%, यानी कि ऑप्शन
डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, एटीपी के अंतिम फॉस्फेट बंध के टूटने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ये होती है 30.5, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे, कौन सा कोशिकांग स्टार्च, तेल और प्रोटीन का भंडारण करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है अवर्णीय लवक, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कोशिकांग नहीं है? ठीक है, इनमें कोशिकांग नहीं है, कोशिका द्रव्य है, ये ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सरल स्क्वैमस उपकला विसरण में सक्षम क्यों होती है? क्योंकि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसलिए क्योंकि पतली और चपटी कोशिकाओं के कारण, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसके संबंध में कथन है हमारा सही हो जाएगा, आंतरिक झिल्ली अत्यधिक वलित होती हैं। ठीक है, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग राइबोसोम का निर्माण करता है? ठीक, तो इसका निर्माण करता है केंद्रिका का, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका का कार्य क्या है? तो इसका कार्य होता है लिपिड का निर्माण करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस प्रकार का विलयन कोशिका को संकुचित कर देता है? ठीक है, तो ये संकुचित कर देता है अति पराशरी विलयन को, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, बहुकोशिकीय जीवों में केवल सरल विसरण पर्याप्त क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो है शरीर का आकार और जटिलता बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तारक का है, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल यह है, कोशिका के द्रव्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा पादप कोशिका में यह कोशिका भित्ति और झिल्ली के बीच में होता है, ये बिल्कुल गलत कथन है कोशिका के द्रव्य के संबंध में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखेंगे सवाल, कोशिकाओं की आकृति और कार्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पेशी कोशिकाएं चपटी और गोलाकार होती हैं। ठीक है, अगला देखेंगे सवाल, द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मकों में विभाजित करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रिया। ठीक है, अगला देखेंगे सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जीवन की परिभाषित विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा चलना या दौड़ना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ये वाला चलना या दौड़ना। अगला सवाल देखेंगे, कोशिका के प्रकार और आकृति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिका गोल और स्थिर होती हैं, ये बिल्कुल गलत आंसर है। ये जो कथन है ये बिल्कुल गलत है, तो आंसर इसका सही वाला हो जाएगा, यह है सी। चलो अगला देखेंगे सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना रुक्ष अंतर्प्रद्रव्य जालिका की झिल्ली के पृष्ठ पर उपस्थित होती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वह है राइबोसोम, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया विशेष क्यों होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया विशेष होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक नहीं है? तो इनमें से जो है वो लाल रक्त कणिका, ये उत्तक नहीं होता, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, अगला सवाल है, लवकों को सूक्ष्मदर्शी से आसानी से क्यों देखा जा सकता है? क्योंकि ये बड़े होते हैं और इनमें वर्णक नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, यदि किसी कोशिका में क्रियाशील गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं हो
तो कौन सा कार्य प्रभावित होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पैकेजिंग और स्त्राव। अगला देखेंगे सवाल, लाइसोसोम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो लाइसोसोम के बारे में जो कथन है वो सही हो जाएगा, इनमें पाचक एंजाइम होते हैं, ये वाला, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, कोशिका झिल्ली के आर पार गैसों का परिवहन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ये होता है विसरण प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में मुख्य अंतर क्या होता है? तो इनमें मुख्य अंतर होता ये है कि राइबोसोम की उपस्थिति इनमें होती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, गोल्जी उपकरण किस कोशिकांग से संबंधित है? तो ये संबंधित होता है अंतर्द्रव्यी जालिका से, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, कोशिका में लाइसोसोम की क्या भूमिका होती है? तो कोशिका में लाइसोसोम की भूमिका होती है विजातीय पदार्थों का पाचन करना, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य होता है लिपिड संश्लेषण तथा विषैले पदार्थों का अपघटन करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पुटिकाओं में उत्पादों के भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग का कार्य करता है? तो ये काम करता है गोल्जी सम्मिश्र, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, हाइड्रा में मुकुलन प्रक्रिया का सही वर्णन कौन सा है? तो इसके मुकुलन की प्रक्रिया में सही वर्णन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मुकुल उभार के रूप में बनता है और परिपक्व होने पर अलग हो जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे सवाल, अमीबा में द्विखंडन के दौरान सबसे पहले कौन सा अंगक विभाजित होता है? अंगक का मतलब होता है अंग, कौन सा अंग विभाजित होता है? तो सबसे पहला अंग विभाजित होने वाला है उसे कहते हैं केंद्रक, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो सबसे लंबा भाग जो होता है न्यूरॉन का उसे कहते हैं तंत्रिकाक्ष, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति कहाँ स्थित होती है? ठीक है, तो पादप कोशिका में जो है वो कोशिका भित्ति वो होती है प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अमीबा में विखंडन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो इसके परिणाम स्वरूप बनता है समान अनुवांशिक संतति कोशिकाएं, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, खुरदुरी और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में मुख्य अंतर किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह होता है राइबोसोम के उपस्थिति के कारण, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, लाइसोसोम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो इसका प्राथमिक कार्य होता है बाहरी पदार्थों और घिसे हुए कोशिकाओं का पाचन करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अंतर्प्रद्रव्य जालिका के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो ये कथन गलत हो जाएगा इसका अंतर्प्रद्रव्य जालिका के बारे में कि यह आनुवांशिकी सामग्री संग्रहित करती है, ये बिल्कुल गलत है। बाकी सारे तीन सही हैं, लेकिन हमें ऑप्शन बी वाला ही सिलेक्ट करना है, हमसे पूछा कौन सा गलत है, तो यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मॉक टेस्ट हमारा यहीं तक था, और आप कमेंट करके बताना कि आपके 50 में से कितने नंबर आपके बन रहे हैं, कितने आपके नंबर मैच हुए हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो उसका भी आप जो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और ऐसे सभी एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर लेना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।